लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उससे आगे स्टार्ट करते हैं। Our new topic is levels of biological organization. देखिए, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से सिंपल मीनिंग कि जैसे कि हम एक ऑर्गेनिज्म हैं। ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलते हैं, तो उसके रिजल्ट में फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। हम उनकी छोटी छोटी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे अच्छा, स्टार्ट हम करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में। जैसे हमारे पास सबसे पहले सम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, फिर एटम्स होते हैं, एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनल्स बनते हैं, ऑर्गेनल के मिलने से एक जगह कलेक्ट होने से सेल बनता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, देन स्पीशीज, देन पॉपुलेशन, देन उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो हम उसको एक लाइन में सब अरेंज करेंगे और उसकी छोटे छोटे डेफिनेशंस को लिखेंगे, जो हेल्प करेगी हमारी उन एमसीक्यूज के अंदर जो इनमें से लाइनों में से या डेफिनेशन के अंदर से बने। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, these are electron, proton and neutron. And they combine to form an atom. सब एटॉमिक पार्टिकल के मिलने से जो एटम्स बने, एटम, smallest unit of an element. अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये डेफिनेशन तो हमें ऑलरेडी मालूम है, थोड़ा सा वेट करें, मैं इसको कंप्लीट करूं, फिर मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगा जो इसी में से बने हुए हैं, जो पास पेपर के अंदर आए हैं। देन आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम इन डेफिनेशंस को क्यों लिखा है। मॉलिक्यूल्स टू और
more than two atoms combine together form a molecule. Organelle. नाउ अब आएगा हमारे पास सेल. Basic structure and functional unit of the life. क्योंकि बेटे इस सेल से छोटा जो कुछ है वो बेसिकली उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं बना रहा, वो बेसिकली सेल बना रहा. तो एक कंप्लीट सेल को हम यूनिट मानते हैं. सेल से छोटा जितना कुछ है, मॉलिक्यूल हो गया, एटम्स हो गया, इसे हम लिविंग में तो काउंट नहीं कर रहे ना. ये तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में कॉमन हो. टिश्यू, group of cells performing similar function form tissues. Sorry. Organ, different tissues group together form an organ. Organ system, organ like आपका stomach, organ system आपका digestive system. डिफरेंट ऑर्गन्स इसलिए क्योंकि अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो देखिए उसमें सिर्फ स्टमक तो नहीं है ना, उसमें तो इंटेस्टाइन भी है, उसका फंक्शन बिल्कुल अलग है. स्टमक का फंक्शन बिल्कुल अलग है, माउथ फंक्शन बिल्कुल अलग है. डिफरेंट ऑर्गन्स ग्रुप टुगेदर फॉर्म एन organ system. Multicellular
organism. Different organs, system group together form a multicellular organism. Species. Similar multicellular organism which can integrate called species. Population group of similar species living at particular area forms population. देखिए ये दोनों डेफिनेशन स्पीशीज पॉपुलेशन या इसके आगे जो मैं कम्युनिटी बायोस्फीयर पे बात करूंगा ये डेफिनेशन आप अपने A2 में भी पढ़ेंगे, बट A2 में ये आपको लास्ट वाले चैप्टर्स में मिलेगा जब आप डाइवर्सिटी पढ़ जाएंगे तो वहाँ आपको स्पीशीज पॉपुलेशन ये सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, स्पीशीज मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के सिमिलर हो और जो आपस में इंटरब्रेड कर सकें, आपस में फर्टिलाइजेशन कर सकें या आपस में रिप्रोडक्शन कर सकें, उनको हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे इंसान, ह्यूमन स्पीशीज, होमोसेपियंस हम लोग कहलाते हैं। पॉपुलेशन हमारा ग्रुप है जो एक किसी एक स्पेसिफिक एरिया में या पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। उसके अंदर सिमिलर स्पीशीज ही हमेशा हुआ करती हैं जो हम किसी एक एरिया में रहते हैं। कम्युनिटीज different population group together and form community। एक बात बताइए, मंकी कोई नाम है क्या? नहीं, मंकी कोई जानवर नहीं है। मंकी एक जनरल नेम है। मंकी में चिंपैंजीज होते हैं, मंकी में गोरिल्लाज होते हैं, ये सब मंकी में ही आते हैं ना। बैबॉन्स आते हैं, लेकिन इन सब की अपनी अपनी पॉपुलेशन, चिंपैंजीज की अपनी पॉपुलेशन होती है, बैबॉन्स की अपनी पॉपुलेशन होती है, बट वो कम्युनिटी एक ही रखते हैं। तो सारे ग्रुप मिलते हैं तो एक जैसी कम्युनिटी को डेवलप करते हैं, उस कम्युनिटी को मंकी कहा जाता है। इकोसिस्टम
living community, living communities along with its non-living environment is called ecosystem. आपका एक इकोसिस्टम है ना, जिसमें लाजमी नहीं है कि हर चीज लिविंग हो। ये मिट्टी, हवा, पानी, दीवारें, छत, सब नॉन लिविंग ही तो है। पानी, पानी के बगैर कैसे जिंदा रहोगे? ये सब नॉन लिविंग ही तो है। तो जब आपका एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है विद लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान का जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसको फिर हम इकोसिस्टम का नाम दिया करते हैं। बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। बायोस्फीयर या इकोस्फीयर। अच्छा जी, all terrestrial and aquatic ecosystem collectively known as biosphere। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गई कुछ डेफिनेशंस। अच्छा, ये बताइए आप लोगों के माइक ऑन हैं या माइक आप लोगों सबके ऑफ हैं? होस्ट की तरफ से चैट कर सकते हैं आप लोग, या अपना माइक ऑन कर सकते हैं? चैट कर सकते हैं तो भाई चैट करके मुझे बता दीजिए, माइक ऑन कर सकते हैं तो माइक ऑन करके बता दीजिए। जैनब बेटा, जैनब आप दी। सर माइक ऑन है। अच्छा बस ठीक है, बस मुझे यही पूछना था। ओके, चलिए ज़रा अभी जो हमने डेफिनेशन लिखी है उस पर कुछ बात कर लें। एक मिनट। पेज क्या हुआ ये? एक मिनट बेटा, मेरा शायद वन नोट कभी कभी प्रॉब्लम करता है तो ये हैंग हो जाता है। अच्छा ठीक है, अब ज़रा कुछ डेफिनेशन पे बात कर लें। लिविंग बॉडी unit is dash cell
tissue, atom, organ. Protein is dash tissue, organelle, molecule, cell. Dash is common in both living and non-living. Protein, lipids, water, none. At the level of dash decided, sorry, development decided, decided, new development is living or non-living. Atom, cell, organelle, tissue, sorry. चलो एक ऑप्शन और से, molecule. कितने हो गए? 4 MCQs. चलें जरा इसके आंसर्स डिस्कस कर लें. जी, the first living body unit is dash cell, atom, tissue या organ. क्या कहते हैं आप लोग? cell, ठीक. Okay. Protein is dash tissue, organelle, molecule, cell. molecule, Okay. Dash is common in both living and non-living. C, water, ठीक.
At the level of dash, decided new development is living or non-living. No answer. सर समझ नहीं आया क्वेश्चन। भाई वो आपसे बहुत सिंपल ही कह रहा है कि आप मुझे वो लेवल बता दीजिए जिससे आगे वाला स्टेप ये डिसाइड कर देगा कि लिविंग होने वाला है या नॉन लिविंग होने वाला है। सेल। ए। मैं काम करता हूँ, मैं शुरू की कुछ डेफिनेशंस को खोलता हूँ, तुम एक दफा उसको रीड कर लो, शायद तुम्हें आंसर भी मिल जाएगा। ओके, रीड करते जाइए, मैं ऊपर करता जाऊंगा। चलो, सर मॉलिक्यूल। as you decided. You choose molecule. जी सर मॉलिक्यूल होगा। अच्छा। ओके, देख लेते हैं। अच्छा जी, देखो मेरे पास सब एटम्स कॉमन है, उसके बाद बनता है एटम, वो भी कॉमन है। मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल भी कॉमन है, लेकिन मॉलिक्यूल के बाद जो ऑर्गेनल बनता है वो सिर्फ लिविंग में बनता है, ऑर्गेनल नॉन लिविंग में तो नहीं हो सकता। इसका मतलब मॉलिक्यूल वो लेवल है जिसके बाद ये डिसाइड होने वाला है कि वहां पर लिविंग बनेगा या फिर वो नॉन लिविंग बनेगा। दैट्स व्हाई आंसर इज मॉलिक्यूल। हाँ जी, ना मेरी बात क्लियर है बेटे यहाँ तक? जी सर। ओके, चलें आगे बात करते हैं। किंगडम सिस्टम, यार बायोलॉजी की ब्रांच है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर बेसिकली हम क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग। तो क्लासिफिकेशन हमारी ज़रूरत भी है, हमें नीड भी है उस क्लासिफिकेशन, क्योंकि अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि कौन से लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक कौन से लिविंग से मिलती जुलती। टैक्सोनॉमी पर सबसे ज़्यादा काम जो किया, टैक्सोनॉमी पर जो सबसे ज़्यादा काम किया वो किया कार्ल ल्यूनस ने।
कार्ल ल्यूनस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन की उसी ने थी। अब इसने हमें प्रपोज किया टू किंगडम सिस्टम। अकॉर्डिंग टू हिज, पूरी दुनिया के जितने भी लिविंग्स हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स। रीजन, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, सॉरी, हेट्रोट्रॉफिक। Autotrophic मतलब they prepare food on self by the process of photosynthesis. Heterotrophic, simply give the meaning they are totally dependent on the others for the purpose of nutrition, for the purpose of food, और different process के जरिए, by the different methods के जरिए ये अपनी food को दूसरों से हासिल करते हैं। वो parasitism भी हो सकता है, वो saprophytes भी हो सकते हैं, many others. But majorly classification on the basis of nutrition हो गई। लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने में कार्ल ल्यूनस काम कर रहा था, तो कार्ल ल्यूनस को कोई आइडिया नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो इतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर हैं कि उन्हें अलग से क्लासिफाइड करना पड़ जाएगा या उन्हें अलग से क्लासिफाइड करना होगा। तो इसने उनको क्लासिफाइड नहीं किया था। इसके कुछ अरसे के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आता है। द नेम इज कैपलैंड, और ये किंगडम सिस्टम को 4 किंगडम सिस्टम में डिवाइड करता है। एक बनाता है मोनेरा, एक बनाता है प्रोटिस्टा, एक बनाता है प्लांटी, और एक बनाता है एनिमेलिया। कैप्लन ये कहता है कि दुनिया में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस कंप्लीट होता है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें न्यूक्लियस कंप्लीटली मौजूद ही नहीं होता। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस कंप्लीटली मौजूद होता है उनको हम उनके साथ नहीं रख सकते जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। मिसाल के तौर पर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, बैक्टीरिया में क्रोमैटिन है,
ओपन फॉर्म के अंदर डीएनए, और ये एक दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मैं बना रहा हूँ, इट्स अमीबा। दोनों हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, दोनों यूनिसेल्यूलर हैं, मगर तो मुझे एक बात बताओ ना, तुम किसी ऐसे सेल को तो एक कंप्लीट सेल मान सकते हो जिसमें ऑर्गेनल्स ना हो बट न्यूक्लियस तो हो, मगर तुम एक ऐसे सेल को जिसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं है, तुम एक कंप्लीट सेल का नाम तो नहीं दे सकते ना। सो उसने इन दोनों को अलग अलग क्लासिफाइड किया। मोनेरा में उसने कहा कि यूनिसेल्यूलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, एग्जाम्पल बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में उसने कहा कि यूनिसेल्यूलर, न्यूक्लियस कंप्लीट, एग्जाम्पल प्रोटोजुआ। अब इस प्रोटोजुआ का एक पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में अमीबा है, प्रामिशियम है, यूग्रीना है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वो है जो मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम है, ट्राइपैनोसोमा है, ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज कॉज करता है। इनके नाम यकीनन आपने जो है वो पहले नहीं सुने, बट अब आप इनको रीड भी करेंगे साथ साथ। प्लांटी है, अलबत्ता आपने उसका एस के अंदर प्लाज्मोडियम का नाम जरूर सुना। मल्टी सेल्यूलर, ऑटोट्रॉफिक, ये वही डेफिनेशन रही जो कि थी। एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म। मल्टी सेल्यूलर, हेटरोट्रॉफिक, कैप्लन का सिस्टम बहुत अच्छा था, बस कैप्लन ने एक गलती कर दी। कैप्लन ने गलती एक की कि उसने जब प्लांटी बनाया ना, उस प्लांटी में उसने कुछ ऐसे लिविंग्स को भी रखा जो मल्टी सेल्यूलर थे, प्लांट्स के जैसे थे, मगर वो ऑटोट्रॉफिक नहीं थे। जबकि प्लांटी को बनाते हुए ये बात डिसाइडेड थी कि हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो फिर यकीनी सी बात है कि हम उसके अंदर उनको रखेंगे जो ऑटोट्रॉफिक होंगे, मगर ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक नहीं थे। सो एक नया साइंटिस्ट आता है 1969, नाम है रॉबर्ट वेटकर। अच्छा, ये किंगडम सिस्टम भी आप लोग रीड करेंगे डाइवर्सिटी के चैप्टर में, अपने A2 के लास्ट के अंदर। लेकिन ख्याल रखना है कि तुम्हारे A2 के अंदर लास्ट में डाइवर्सिटी के चैप्टर में जो कुछ मौजूद है वो जस्ट इंट्रोडक्शन की हद तक है, डिटेल में नहीं है। और मैं आपको जो कोर्स करवा रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट कोर्स कहलाता है, इसके अंदर ये सब के सब डिटेल में, यानी जितने मैं किंगडम्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, ये एक्चुअली सबके सब एक एक चैप्टर हैं। मोनेरा का चैप्टर अलग है, प्रोटिस्टा का पूरा चैप्टर अलग है, प्लांटी का पूरा चैप्टर अलग है, एनिमेलिया अलग है। और अभी जो मैं एक नया इजाफा कर रहा हूँ फंजाई, वो फंजाई का भी एक अलग से चैप्टर है जिसमें फंजाई की पूरी पूरी लाइफ साइकिल्स हैं, प्रोटिस्टा की पूरी लाइफ साइकिल्स हैं विद डायग्राम। मोनेरा की न्यूट्रिशन यानी बैक्टीरियल न्यूट्रिशन अलग है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन अलग है, रिस्पायरेशन अलग है। किंगडम एनिमेलिया के अंदर 9 फाइलम्स हैं, उन फाइलम्स में क्लासेस हैं, उन क्लासेस में ऑर्डर्स हैं, वो सब कुछ आपने रीड करना है। प्लांटी के अंदर
हमारे पास आपके ए लेवल A2 के अंदर या एस के अंदर प्लांटी का सिर्फ हिस्सा इतना ही होता है जिसमें हम कुछ हिस्सा रीड करते हैं। यहाँ पर प्लांटी में एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल्स हैं, फ्रूट फॉर्मेशन है, फ्लावर्स की प्रोडक्शन है, फैमिलीज हैं जो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर है, वो इसलिए आपके पास कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। अभी तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। रॉबर्ट विटकर प्रपोज करता है 5 किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, प्रोटिस्टा की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, प्लांटी की सेम है, एनिमेलिया की सेम है, फंजाई का इजाफा। मल्टी सेल्यूलर, नॉन क्लोरोफिलिक, plants like cell wall composed by chitin, क्योंकि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की, बट ये काइटिन की बनी हुई है। एग्जाम्पल, आप तो खाते भी फंजाई को, मशरूम्स हैं, ईस्ट है, और आप तो जानते हैं दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इसी से बनी, और बहुत सारे यकीनन नुकसानदेह भी हैं, फंगस वगैरह लग जाता है। अच्छा जी, इसके बाद जरूरत ही नहीं है, पूरा हो गया किंगडम सिस्टम, सारे क्लासिफाइड होते हैं। लेकिन हुआ ये कि रॉबर्ट विटकर के किंगडम सिस्टम की क्लासिफाइड होने के बाद, रॉबर्ट विटकर की किंगडम सिस्टम के क्लासिफाइड होने के बाद कुछ नए लिविंग्स ऐसे थे जो क्लासिफाइड नहीं हो पाए। डिस्कवर तो हो गए थे, उस पर काम चल रहा था, बट वो क्लासिफाइड नहीं हो पाए, तो उनको क्लासिफाइड किया गया। जैसे एलजी। एलजी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एलजी यूनिसेल्यूलर है, क्लोरोफिलिक है, प्लांट्स लाइक, और प्रिमिटिव फंजाई। ये भी एक छोटा सा ग्रुप था जो क्लासिफाइड नहीं हुआ था।
यूनिसेल्यूलर, एक्चुअली रॉबर्ट वेटकर ने इनको इग्नोर कर दिया था क्योंकि उस वक्त इनकी तादाद ही इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बाद में इनकी तादाद, डिस्कवरी होने वाली तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। यूनिसेल्यूलर, फंजाई लाइक, नॉन क्लोरोफिलिक। अच्छा, इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो इनमें न्यूक्लियस कंप्लीट था। अब यूनिसेल्यूलर के तो हमारे पास ऑलरेडी दो ही किंगडम्स हैं, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। ये तो हम कर नहीं सकते थे कि अल्जी और प्रिमिटिव फंजाई का भी अपना किंगडम बना दे, क्योंकि किंगडम बनाने के लिए एक स्पेसिफिक तादाद चाहिए, वो इतनी तादाद में भी नहीं थे मगर इतनी तादाद में भी नहीं थे कि पूरी दुनिया में मौजूद हों, हर जगह मौजूद हों, उनके रूल्स फॉलो हो सके, ऐसा नहीं था। सो एक नया साइंटिस्ट आता है, दो आते, नाम है, अच्छा पहले इसका नाम लिख दो, मॉडर्न किंगडम सिस्टम। प्रपोज करता है मॉड्यूलस एंड शवार्ट्स, और ये बनाते हैं उसी 5 किंगडम सिस्टम को, ये मॉडिफाइड कर। मोनेरा अपनी जगह है, बस इन्होंने किया ये कि प्रोटिस्टा का नाम चेंज किया और उसका नया नाम रखा प्रोटॉक्टिस्टा। मोनेरा में तो नहीं रख सकते थे ना एलजी को, प्रिमिटिव फंजाई को, क्योंकि मोनेरा में तो वो लिविंग्स है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता, तो उसमें तो नहीं रखा जा सकता। तो प्रोटिस्टा की जगह प्रोटॉक्टिस्टा बना दिया गया और डेफिनेशन में तब्दीली की गई। यूनिसेल्यूलर, न्यूक्लियस कंप्लीट, cellular nucleus complete, show evolution of multicellular, क्योंकि ये सब मल्टी सेल्यूलर के जैसे नजर आते हैं, जैसे algae show the evolution of plants, primitive fungi show the evolution of fungi, protozoa which is already similar with animals। प्रोटिस्टा से प्रोटॉक्टिस्टा बन गया, फंजाई कॉमन रहा, प्लांटी कॉमन रहा, एनिमेलिया भी कॉमन रहा, सिर्फ इसमें तब्दीली कर दी। इस तरह से हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम प्रिपेयर हुए और आज तक यही 5 किंगडम सिस्टम, मॉडर्न 5 किंगडम सिस्टम को रखा गया। अब फिर इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई फाइलम के अंदर, क्लास के अंदर, ऑर्डर के अंदर, फैमिली में, जीनस में, स्पीशीज में, तो वो है कि ना हम आगे चल के उसको रीड करेंगे, बट वो अनदर चैप्टर्स के अंदर। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? मिस्टर आजम, सैयद जैनब, यूसुफ बदर, जैनब अख्ती, बेटे कोई प्रॉब्लम, कोई क्वायरी यहाँ तक? हेलो 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 हेलो, हाँ अरे बच्चों तुम लोग हो या गुजर गए? अच्छा आवाज यहाँ से आई, जी सर है। तो शुक्र अल्लाह का भाई।
ठीक है, कोई आवाज ही नहीं आ रही। ओके बेटा, ठीक। अच्छा भाई, अभी हमारे पास ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन का, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, यानी छोटे छोटे टॉपिक्स को हमने इसमें कवर किया है इंट्रोडक्शन के नाम पर, ताकि फिर इसी को हम बाद में डिटेल के अंदर रीड करने का काम करते हैं, यानी उसको बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुरू के अंदर चंद छोटी छोटी सी डेफिनेशन बस, इसकी और कुछ नहीं। तो अभी कुछ डेफिनेशन हैं, उसको भी ज़रा देखना शुरू करते हैं। आइए, क्लोनिंग। बस ये क्लोनिंग की डेफिनेशन करवा कर मैं क्लास को वाइंड अप करूँगा जल्दी। उसकी वजह ये है कि मेरे घर पे आज अनस्केजुअल लाइट चली गई है। ये टाइम नहीं है लाइट वाइट जाने का, बल्कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ लाइट नहीं जाती है। यहाँ अनस्केजुअल चली गई तो मेरा लैपटॉप अब जितना चार्ज यकीन है उतना ही हो पाएगा। तो ज़रा एक टॉपिक और कर लें, लेकिन ताकि हमारा कुछ हिस्सा नहीं बच जाए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कल जब हमारी कल क्लास हो रही होगी तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका होगा, तो फिर हम एक प्रॉपर चैप्टर पे आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग किस्म के टॉपिक्स मिल रहे हैं। तो जब उसके बाद चैप्टर्स पे आएंगे तो फिर वो कॉमन टॉपिक होगा जिसमें पूरा चैप्टर चल रहा होगा। क्लोनिंग, आर्टिफिशियल reproductive technique, a reproductive method in which we transfer diploid nucleus from somatic cell into female gamete। जैसे बेटा देखो, नेचुरली प्रोसेस क्या है? नेचुरल प्रोसेस ये है कि भाई ये है ओवा, ये है स्पर्म, ये दोनों आपस में मिलते हैं, बनता है जाइगोट। लेट्स सपोज तुम इंसान की बात कर रहे हो, तो इंसान में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी हाफ हैं, इसमें भी हाफ हैं, ये दोनों मिले तो इसमें कंप्लीट होगा, यानी इसमें भी 23 थे, इसमें भी 23 थे, मिले तो हो गए 46। तो जाहिर है जाइगोट में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दोनों साइड से हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आए। मैं ये कर ही नहीं रहा, हम क्लोनिंग में ये कहानी कर ही नहीं रहे। हम क्लोनिंग में ये कह रहे हैं कि भाई हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक नहीं चाहिए, हमें बस वही कैरेक्टरिस्टिक चाहिए जो हम चाहते हैं, हमें नेचुरली नहीं चाहिए। हमने किया ये कि एक फीमेल गैमेट निकाला फीमेल बॉडी से, लेट्स सपोज इंसान की बॉडी से, और फिर मैं डोनेट कर देता हूँ अपना सेल, अपनी बॉडी का कोई भी सेल डोनेट कर देता हूँ। ये मेरा सोमैटिक सेल होगा। सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल, कहीं से भी दे दूंगा यार, ब्लड से दे दूंगा, हेयर से दे दूंगा, स्किन से दे दूंगा, एक ही सेल तो चाहिए। अब ये जो सोमैटिक सेल है इसमें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल ही होंगे ना, 46, क्योंकि ये गैमेट थोड़ी है। तुम एक काम करो ना, तुम एक काम ये करो कि तुम इसका न्यूक्लियस निकाल के बाहर फेंको और मेरे सेल का न्यूक्लियस इसमें डाल दो। ये लो, इसमें भी हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। फीमेल बॉडी में वापस रखो, 9 मंथ्स गुजरेंगे, एक न्यू बेबी पैदा होगा। जब ये अडल्ट होगा तो ये एग्जैक्टली मेरी कॉपी होगा, क्योंकि इसमें तो मदर सेल का कोई न्यूक्लियस था ही नहीं ना, कोई क्रोमोसोम ही नहीं था। जितना भी कुछ क्रोमोसोम कैरेक्टरिस्टिक थी वो सिर्फ मेरी। फायदा क्या है उस फजूल से काम का? यार एक पर्सन है, उसके पास 100 काउज हैं, 90 काउज जो उसकी है ना, वो उसे पर डे मिल्क दे रही हैं जस्ट 3 लीटर, और हेल्थ वाइज भी बहुत कमजोर हैं।
लेकिन उसकी जो 10 काउज हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो उसे पर डे मिल्क दे रही हैं 7 लीटर और हेल्थ वाइज बहुत हेल्दी है। ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सन नुकसान में, फायदे में नहीं है, क्योंकि इसकी 90 काउज बेकार हैं। इफ यू एडवाइजेस कि यार एक काम करो 90 काउस को सेल आउट करो, कोई ढंग की काउस ले लो, तो वो पहली बात तो यही कहेगा यार एक तो 90 काउस में सेल आउट करूंगा तो जितने की ये बिकेंगी उसके रिजल्ट में तो शायद मेरे पास कोई 20 नई काउस आएंगी अच्छी हेल्दी, या फिर मैं मजीद ऐड करूँ अपना फाइनेंस। और इस बात की भी क्या गारंटी है कि जो नई काउस मैं खरीदूंगा वो यहाँ आने के बाद भी उतना ही मिल्क देंगी जितना कि वो शुरू में दे रही होंगी। जाहिर है बेटा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। चलो इसे कुछ और करवाते हैं। इसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारी 90 काउज है ना, इनमें से हर काउ की बॉडी में 2000 गैमेट्स हैं। हर काउ की बॉडी में 2000 गैमेट्स होते हैं। तुम एक काम करो, अपनी इन 90 काउज में से हर काउ की बॉडी से एक एक गैमेट निकाल लो। उसने हमारी बात मानी और हर काउ की बॉडी से एक एक गैमेट निकाल लिया। रिजल्ट में मेरे पास आ गए 90 गैमेट्स। फिर हमने इससे कहा कि एक काम अब और करो, ये जो तुम्हारी 10 काउज है ना, इनमें से जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है उस काउ की बॉडी से 90 सेल्स ले लो। अगर तुम उस काउ की बॉडी का एक हेयर भी तोड़ लोगे ना, एक सिंपल सा एक हेयर, उसमें भी 1000 सेल्स होते हैं यार। मैं तो सिर्फ 90 रिक्वायर्ड कर रहा हूँ। उसने अपनी काउ को पसंद किया कि ये बहुत अच्छी है, उसकी बॉडी से 90 सेल्स ले लिए। ये आ गए 90 सोमैटिक सेल्स। नाउ अब ये कहता है कि काम ये करो, हर काउ के गैमेट में से न्यूक्लियस फेंकते जाओ, इसका न्यूक्लियस ट्रांसफर करते जाओ। कुछ ही देर में तुम्हारे पास 90 जाइगोट्स तैयार हो चुके हैं। हर जाइगोट को उठाओ, उसकी काउ की बॉडी में रखो, 3 महीने की प्रेगनेंसी है, नई काउस पैदा हो जाएंगी। बस तुम मुझे एक बात ये बता दो, ये जो नई काउस पैदा तुमने की इनमें से हर काउ उसे पर डे कितना मिल्क देने वाली है, 3 लीटर या 7 लीटर? 7 लीटर। क्या? सॉरी, 7 लीटर। 7 लीटर। अब कंडीशन क्या है कि उसकी ये 90 ओल्ड काउज भी जिंदा है, 10 काउज ओल्ड भी जिंदा है, यानी उसकी 100 काउज अपनी जगह मौजूद हैं, जो नई 90 काउज उसने पैदा की हैं वो भी हैं, और अभी भी हर काउ की बॉडी में 1999 गैमेट्स बाकी हैं। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। हाँ जी, सॉरी। अब अभी भी हर काउ की बॉडी में 9999 गैमेट्स बाकी हैं। तो बेटा ये जितनी मर्तबा चाहे इस प्रोसेस को अप्लाई करें, कुछ नहीं होगा। ये टेक्निक इसीलिए बनाई गई। लेकिन जाहिर है बेटा हर एक चीज के एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ये टेक्निक एनिमल्स पे कामयाब हुई नहीं, प्लांट्स पे तो बहुत कामयाब हुई, एनिमल्स पे नहीं हुई। एनिमल्स में हमें नुकसान मिला। जितने एनिमल्स हमने पैदा किए सबके सब मेंटली एबनॉर्मल थे। सेकेंड, उनमें से कोई भी क्लोन किसी दूसरे को पैदा करने की कंडीशन में ही नहीं है। क्लोन कुछ पैदा नहीं कर सकते।
क्लोन तो आप बना सकते हैं, क्लोन कुछ पैदा नहीं कर सकता, तो लिमिटेड हो गया। क्लोनिंग भी हमें टू टाइप्स की नजर आती है। एक नेचुरली भी क्लोनिंग है जो खुद ब खुद होती है, हम नहीं करवाते। इसमें रीजनरेशन आ जाएगा, किसी भी ऑर्गन का रीजनरेट होना, जैसे लिजर्ड की टेल का दोबारा बनना, ट्यूमर की फॉर्मेशन आ जाएगा। ये जो कैंसर का ट्यूमर बनता है ये भी बिल्कुल ऐसा ही, आइडेंटिकल ट्विन्स आ जाएंगे, हम शक्ल जो होते हैं। और इसमें यकीनन जो हम करवाते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग है। बेटा ये है हमारे पास क्लोनिंग। चलो भाई जरा स्क्रीनशॉट्स ले लो ताकि तुम्हारा मटेरियल तुम्हारे पास आ जाए। हाँ जी, यहाँ से बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं चेंज करता जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों से कल मुलाकात होती, कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।